एट जी पर वापस स्वागत है आपका पर्सनल एआई ट्यूटर, जहां हम रट्टा नहीं कंसेप्ट मास्टरी के साथ सीखते हैं। मैं गौरव हूं और मेरे साथ है स्वाति। आज हम क्लास 11 साइकोलॉजी यानी सीबीएसई क्लास 11 के चैप्टर व्हाट इज साइकोलॉजी को कामली रिवाइज करेंगे। नोटबुक हो तो पास रख लो, लेकिन सिर्फ सुनकर भी इस रिवीजन में शामिल हो सकते हो। बिल्कुल। हम पहले साइकोलॉजी की बेसिक डेफिनेशन समझेंगे, फिर मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस और बिहेवियर को अलग करेंगे। उसके बाद नेचुरल साइंस और सोशल साइंस वाला डिस्टिंक्शन, मेजर अप्रोचेस, इंडिया में साइकोलॉजी का डेवलपमेंट, ब्रांचेस, दूसरे सब्जेक्ट से कनेक्शन और एवरीडे एप्लीकेशंस आएंगे। बीच बीच में मैं तुम्हें क्वेश्चंस दूंगी, इसलिए बस सुनना नहीं, अपना आंसर भी बनाना। चलो एक क्लासरूम मोमेंट से शुरू करते हैं। टीचर पूछते हैं, साइकोलॉजी क्यों चुनी? कोई कहता है दूसरों के थॉट्स पढ़ने हैं, कोई कहता है खुद को समझना है। ये आंसर्स चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखाते हैं। साइकोलॉजी ह्यूमन नेचर, थॉट्स, एक्सपीरियंसेस और बिहेवियर से जुड़े बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करती है। और साइकोलॉजी केवल ये नहीं पूछती कि कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, ये भी पूछती है कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, उसके पीछे कौन से मेंटल प्रोसेसेस हैं, उसका एक्सपीरियंस कैसा है और उसका सोशल कॉन्टेक्स्ट क्या है। इसलिए चैप्टर टेररिज्म जैसे डिस्टर्बिंग बिहेवियर और मेजर एचपीएस अहलुवालिया जैसी इंस्पायरिंग अचीवमेंट दोनों को ह्यूमन नेचर के क्वेश्चन से जोड़ता है। एग्जाम पॉइंट। साइकोलॉजी की फॉर्मल डेफिनेशन याद रखो, लेकिन मीनिंग समझकर। साइकोलॉजी इज द साइंस विच स्टडीज मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट्स। यह बायोलॉजिकल और सोशल साइंसेस की मेथड से डेटा सिस्टमैटिकली कलेक्ट करती है और उस डेटा को ऑर्गेनाइज नॉलेज में बदलती है। डेफिनेशन में साइंस, मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस, बिहेवियर और कॉन्टेक्स्ट्स, ये कीवर्ड्स यूजफुल हैं। एक सेकंड पॉज करके सोचो, अगर कोई आंसर लिखे कि साइकोलॉजी सिर्फ माइंड का स्टडी है, तो क्या वह कंप्लीट होगा? नहीं, क्योंकि मॉडर्न साइकोलॉजी बिहेवियर और एक्सपीरियंसेस को भी इंक्लूड करती है। और अगर कोई कहे कि साइकोलॉजी केवल लैबोरेटरी में होने वाली चीज है, वह भी अधूरा है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट इंडिविजुअल, दो लोगों की इंटरैक्शन, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन तक हो सकते हैं। साइकोलॉजी शब्द की हिस्टोरिकल रूट भी इंटरेस्टिंग है। साइकी का अर्थ सोल और लोगोस का अर्थ किसी सब्जेक्ट का स्टडी या साइंस बताया गया है। पहले साइकोलॉजी को सोल या माइंड का स्टडी माना जाता था, लेकिन डिसिप्लिन इवॉल्व हुई और अनऑब्जर्वेबल सोल से आगे बढ़कर ह्यूमन एक्सपीरियंस और बिहेवियर की साइंटिफिक इंक्वायरी बनी। यहाँ एक सटल पॉइंट है। साइकोलॉजी हर क्वेश्चन का फाइनल आंसर होने का क्लेम नहीं करती। ये कॉन्शियसनेस, वॉयलेंस, अचीवमेंट या हैप्पीनेस जैसे कॉम्प्लेक्स फिनोमेना को पूरी तरह सॉल्व नहीं करती, लेकिन उन्हें समझने और इंटरप्रेट करने में इम्प्रूवमेंट लाती है। यानी साइकोलॉजी सर्टेनिटी का दिखावा नहीं करती, सिस्टमैटिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती है। चैप्टर का स्कोप इंडिविजुअल लेवल से शुरू होकर डायडिक लेवल, यानी दो लोगों की इंटरेक्शन, ग्रुप डायनेमिक्स और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर तक जाता है। इन फिनोमिना के बायोलॉजिकल और सोशल दोनों बेसिस हो सकते हैं, इसलिए किसी बिहेवियर को एक ही कारण से एक्सप्लेन करना अक्सर पर्याप्त नहीं होता। साइकोलॉजी मल्टीपल लेवल्स और मल्टीपल कॉजेस को कंसीडर करती है। अब क्विक चेक, साइकोलॉजी की डेफिनेशन में कॉन्टेक्स्ट शब्द क्यों इंपॉर्टेंट है? अपना आंसर सोचो। क्योंकि बिहेवियर वैक्यूम में नहीं होता। व्यक्ति, दूसरे लोग, ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन और फिजिकल या सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट सब बिहेवियर और एक्सपीरियंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। यही रीजन है कि चैप्टर साइकोलॉजी को नैरो सब्जेक्ट नहीं, ब्रॉड डिसिप्लिन की तरह प्रेजेंट करता है। अब डेफिनेशन के तीन कोर कंपोनेंट्स खोलते हैं: मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस और बिहेवियर। मेंटल प्रोसेसेस में रिमेंबरिंग, लर्निंग, नोइंग, परसीविंग, फीलिंग, थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी एक्टिविटीज आती हैं। ये डायरेक्टली बाहर से दिखाई नहीं देती, पर इनके इफेक्ट्स और कभी-कभी ब्रेन एक्टिविटी के थ्रू क्लूज मिल सकते हैं। मान लो तुम डिफिकल्ट मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। बाहर से कोई सिर्फ तुम्हें पेपर देखते हुए देखेगा, लेकिन अंदर थिंकिंग, अटेंशन, मेमोरी और रीजनिंग चल रही होंगी। इसी तरह किसी इंफॉर्मेशन को याद करते समय मेंटल प्रोसेस एक्टिव है। साइकोलॉजी इन इंटरनल एक्टिविटीज को समझना चाहती है, क्योंकि यही कई बिहेवियर्स को शेप करती हैं।
माइंड और ब्रेन को आइडेंटिकल मान लेना कॉमन कंफ्यूजन है। ब्रेन फिजिकल स्ट्रक्चर है, जबकि माइंड की कोई फिक्स्ड फिजिकल लोकेशन या स्ट्रक्चर नहीं बताई जाती। माइंड इंटरैक्शंस और एक्सपीरियंसेस के डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन से इमर्ज होता है। ब्रेन एक्टिविटी मेंटल फंक्शनिंग के क्लूज देती है, लेकिन मेंटल प्रोसेसेस और न्यूरल एक्टिविटीज ओवरलैपिंग होते हुए भी एग्जैक्टली सेम नहीं है। तो क्या स्लीप में माइंड पूरी तरह बंद हो जाता है? नहीं। चैप्टर बताता है कि स्लीप में ड्रीम्स हो सकते हैं, नॉक जैसी इंफॉर्मेशन रिसीव हो सकती है और लर्निंग तथा मेमोरी प्रोसेसिंग भी कंटिन्यू हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि स्लीप में हर मेंटल एक्टिविटी एग्जैक्टली वेकिंग स्टेट जैसी होती है, बस इतना कि मेंटल एक्टिविटी पूरी तरह समाप्त नहीं होती। एक्सपीरियंसेस की नेचर सब्जेक्टिव होती है। किसी दूसरे व्यक्ति का पेन, ग्रीफ या लव हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। एक्सपीरियंसिंग पर्सन ही अपने एक्सपीरियंस के प्रति कॉन्शियस होता है। साइकोलॉजिस्ट इसलिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक्सपीरियंसेस कॉन्शियसनेस में कैसे अनफोल्ड होते हैं और इंटरनल तथा एक्सटर्नल कंडीशंस उन्हें कैसे इन्फ्लुएंस करती हैं। चैप्टर का क्राउडेड बस वाला एग्जाम्पल याद करो। गर्मी और भीड़ अनकंफर्टेबल है, लेकिन अगर तुम क्लोज फ्रेंड्स के साथ पिकनिक पर जा रहे हो तो वही सिचुएशन अलग एक्सपीरियंस हो सकती है। इससे पता चलता है कि एक्सपीरियंस केवल बाहरी कंडीशन से तय नहीं होता। एक्सपीरियंसर की इंटरनल स्टेट और सिचुएशन दोनों मिलकर एक्सपीरियंस को शेप करते हैं। अब बिहेवियर बिहेवियर वे एक्शंस, रिस्पॉन्सेज या एक्टिविटीज हैं जिन्हें व्यक्ति एग्जिबिट करता है। आंखों का किसी ऑब्जेक्ट के अचानक आने पर ब्लिंक करना सिंपल रिफ्लेक्स है। एग्जाम में हार्ट पाउंडिंग फील करना, फ्रेंड के साथ मूवी चूज करना या चेस में मूव डिसाइड करना कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स हो सकते हैं। बिहेवियर सिंपल या कॉम्प्लेक्स, शॉर्ट या एंड्यूरिंग दोनों हो सकता है। बिहेवियर के दो यूजफुल लेबल्स हैं, ओवर्ट और कोवर्ट। ओवर्ट बिहेवियर बाहर से ऑब्जर्व या सेंस किया जा सकता है। कोवर्ट बिहेवियर इंटरनल होता है, जैसे चेस खेलते समय किसी मूव को लेकर हैंड मसल्स का ट्विचिंग फील करना। इसलिए बिहेवियर का अर्थ केवल विजिबल एक्शन नहीं है। इंटरनल रिस्पॉन्सेज और एक्टिविटीज भी साइकोलॉजिकल स्टडी का हिस्सा बन सकती हैं। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का रिलेशन भी नोट करो। स्टिमुलस एक्सटर्नल हो सकता है, जैसे टाइगर दिखाई देना, या इंटरनल हो सकता है, जैसे टाइगर होने का थॉट। रिस्पॉन्स में रन करना या फ्ली करने का डिसीजन आ सकता है। कुछ साइकोलॉजिस्ट्स बिहेवियर को स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के एसोसिएशन की तरह स्टडी करते हैं। दोनों स्टिमुलस और रिस्पॉन्स इंटरनल या एक्सटर्नल हो सकते हैं। अब तुम क्लासिफाई करो, आंखों का ब्लिंक करना ओवर्ट है या कोवर्ट। ब्लिंक बाहर से देखा जा सकता है, इसलिए ओवर्ट बिहेवियर है। किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में अंदर से मूव इमेजिन करना कोवर्ट एग्जाम्पल हो सकता है। एग्जाम आंसर में डेफिनेशन के साथ एक सिंपल एग्जाम्पल जरूर देना, तभी डिस्टिंक्शन क्लियर और स्कोरिंग बनती है। साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन बिहेवियर, एक्सपीरियंसेस और मेंटल प्रोसेसेस को समझने और एक्सप्लेन करने की सिस्टमैटिक कोशिश है। कॉमन पर्सन किसी बिहेवियर को अपने बायस या पर्सनल व्यू पॉइंट से इंटरप्रेट कर सकता है। साइकोलॉजिस्ट्स बायसेस को मिनिमाइज करने के लिए साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव एनालिसिस यूज करते हैं, हालांकि सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस की रिचनेस को भी इग्नोर नहीं करते। यहाँ ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी का बैलेंस समझो। कुछ साइकोलॉजिस्ट बिहेवियर को साइंटिफिक, ऑब्जेक्टिव और वेरीफाइबल तरीके से स्टडी करते हैं। दूसरे एक्सपीरियंसिंग पर्सन के व्यू पॉइंट को इम्पोर्टेंट मानते हैं, क्योंकि ह्यूमन एक्सपीरियंस सब्जेक्टिव भी है। दोनों का ब्रॉड एम सिस्टमैटिक अंडरस्टैंडिंग है। इसका मतलब ये नहीं कि हर साइकोलॉजिस्ट बिल्कुल एक ही मेथड या पर्सपेक्टिव फॉलो करता है। इंडियन ट्रेडिशन में सेल्फ रिफ्लेक्शन और कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस का एनालिसिस साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग का इम्पॉर्टेंट सोर्स माना गया है। मॉडर्न साइकोलॉजी में भी सेल्फ नॉलेज की रेलेवेंस पर एम्फेसिस मिलता है, लेकिन सेल्फ रिफ्लेक्शन अलोन साइंटिफिक एविडेंस का सब्स्टिट्यूट नहीं है। चैप्टर का पॉइंट ये है कि सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग वैल्यूएबल है और साइकोलॉजी सिस्टमैटिक तथा वेरीफाइबल एक्सप्लेनेशन भी सीख करती है। एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन, साइकोलॉजी पुरानी नॉलेज डिसिप्लिन है, लेकिन यंग साइंस मानी जाती है। इसका फॉर्मल साइंटिफिक बिगिनिंग अक्सर 1879 से ट्रेस किया जाता है, जब विल्हेम वंट ने लाइप्जिग में फर्स्ट साइकोलॉजी लैबोरेटरी एस्टैब्लिश की।
इसलिए आंसर में एंशिएंट रूट्स और मॉडर्न साइंटिफिक बिगिनिंग दोनों को अलग अलग लिखना। अब बड़ा क्वेश्चन, साइकोलॉजी नेचुरल साइंस है या सोशल साइंस? चैप्टर का रिस्पॉन्सिबल आंसर है दोनों डायमेंशंस मौजूद हैं। नेचुरल साइंस स्ट्रीम बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस, सिस्टमैटिक डेटा और कंट्रोल्ड कंडीशंस पर फोकस करती है। सोशल साइंस स्ट्रीम व्यक्ति और उसके सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की इंटरेक्शन से बिहेवियर को समझती है। साइकोलॉजी की कॉम्प्लेक्सिटी इसी ड्यूअल नेचर से आती है। नेचुरल साइंस पर्सपेक्टिव पूछेगा, बिहेवियर का बायोलॉजिकल कॉज क्या है, डेटा कैसे कलेक्ट होगा, कॉज इफेक्ट रिलेशन क्या है और प्रेडिक्शन पॉसिबल है या नहीं। सोशल साइंस पर्सपेक्टिव पूछेगा, व्यक्ति किस फैमिली, कल्चर, ग्रुप या एनवायरनमेंट में रहता है और इंटरेक्शंस बिहेवियर को कैसे शेप करते हैं। एग्जाम में कंपैरिजन लिखते समय मेथड और कॉन्टेक्स्ट दोनों मेंशन करो। मॉडर्न साइकोलॉजी में ऑब्जेक्टिविटी के लिए कॉन्सेप्ट्स की डेफिनेशन और मेजरमेंट पर कंसेंसस इंपॉर्टेंट है। हाइपोथेटिकल और डिडक्टिव मॉडल में पहले थ्योरी फिनोमेनन को एक्सप्लेन करती है, थ्योरी से हाइपोथेसिस बनती है, फिर हाइपोथेसिस को एम्पिरिकल डेटा से टेस्ट किया जाता है। अगर डेटा अलग डायरेक्शन दिखाए तो थ्योरी रिवाइज की जाती है। यही साइंटिफिक साइकिल साइकोलॉजी में लर्निंग, मेमोरी, अटेंशन और इमोशन जैसे टॉपिक्स पर लागू होती है। इसे आंसर फ्रेम की तरह याद करो, थ्योरी, हाइपोथेसिस, एम्पिरिकल टेस्टिंग और रिवीजन। ध्यान रहे, हाइपोथेसिस टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होती है, फाइनल ट्रूथ नहीं। डेटा से वह सपोर्टेड या अनसपोर्टेड हो सकती है। इसलिए साइकोलॉजी कॉमन बिलीफ को सिर्फ इसलिए एक्सेप्ट नहीं करती कि वह फेमिलियर लगता है, एविडेंस देखती है। नेचुरल साइंस स्ट्रीम एवोल्यूशनरी अप्रोच से भी इन्फ्लुएंस्ड है। इस अप्रोच का यूज अटैचमेंट और अग्रेशन जैसे साइकोलॉजिकल फिनोमेना को एक्सप्लेन करने में किया गया है। दूसरी तरफ सोशल साइंस ह्यूमंस को सोशल बीइंग्स की तरह देखती है। ह्यूमंस अपने सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से प्रभावित भी होते हैं और उन कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट भी करते हैं। रंजीता और शबनम की स्टोरी से सोशल पर्सपेक्टिव समझो। दोनों सेम क्लास में थी, लेकिन फैमिली, लाइफस्टाइल, इंटरेस्ट और सोशल एक्सपीरियंसेस अलग थे। फ्लड के समय विलेज कम्युनिटी ने हेल्प ऑर्गेनाइज की। रंजीता ने शबनम के फैमिली की मदद की और दोनों क्लोज फ्रेंड्स बन गई। बिहेवियर को व्यक्ति और सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट दोनों के रिलेशन में देखना होगा। लेकिन स्वाति, क्या सेम क्राइसिस में हर व्यक्ति इक्वली हेल्पफुल होगा? नहीं। और यही स्टोरी का डीपर पॉइंट है। कुछ लोग हेल्पफुल और सेल्फ सैक्रिफाइसिंग हो सकते हैं, जबकि दूसरे सिमिलर क्राइसिस में लूटिंग या एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं। सोशल कॉन्टेक्स्ट पैटर्न समझने में मदद करता है, पर इंडिविजुअल वेरिएशन और मल्टीपल कॉजेस को पूरी तरह इरेज नहीं करता। क्विक रिकॉल, साइकोलॉजी सोशल साइंस क्यों कहलाती है? क्योंकि यह ह्यूमन बिहेवियर को सोशियो कल्चरल और फिजिकल एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करती है। साइकोलॉजी इंडिविजुअल और कम्युनिटी दोनों पर फोकस कर सकती है। और नेचुरल साइंस एंगल क्यों रेलेवेंट है? क्योंकि बायोलॉजिकल फैक्टर्स, सिस्टमैटिक डेटा और कंट्रोल्ड मेथड्स बिहेवियर की एक्सप्लेनेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। अब एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी। विल्हेम वुंट ने 1879 में लाइप्जिग में फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी लैबोरेटरी एस्टैब्लिश की। उनका फोकस कॉन्शियस एक्सपीरियंस और माइंड के बिल्डिंग ब्लॉक्स पर था। उस समय साइकोलॉजिस्ट इंट्रोस्पेक्शन का यूज करते थे, यानी सब्जेक्ट्स अपने मेंटल प्रोसेसेस और एक्सपीरियंसेस को डिटेल में डिस्क्राइब करते थे। इस अप्रोच से स्ट्रक्चरलिज्म जुड़ा। इंट्रोस्पेक्शन सुनकर ये मत समझना कि बस अपने थॉट्स के बारे में कैजुअली सोचना। साइकोलॉजिकल इंट्रोस्पेक्शन में एक्सपेरिमेंट के सब्जेक्ट से अपने मेंटल प्रोसेसेस या एक्सपीरियंसेस का डिटेल्ड रिपोर्ट मांगा जाता था। प्रॉब्लम ये थी कि रिपोर्ट्स को आउटसाइड ऑब्जर्वर इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं कर सकता था। इसी लिमिटेशन के कारण कई साइकोलॉजिस्ट ने इसे लेस साइंटिफिक माना। विलियम जेम्स ने फंक्शनलिस्ट अप्रोच डेवलप की। उनका सवाल माइंड की स्ट्रक्चर से ज़्यादा ही था कि माइंड करता क्या है और बिहेवियर व्यक्ति को एनवायरनमेंट से डील करने में कैसे हेल्प करता है। कॉन्शियसनेस को उन्होंने ऑनगोइंग स्ट्रीम ऑफ मेंटल प्रोसेस माना, जो एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करती है। फंक्शनलिज्म बिहेवियर के एडेप्टिव फंक्शन पर फोकस करता है। तो स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म का क्लीन डिफरेंस क्या है? स्ट्रक्चरलिज्म माइंड के कंपोनेंट्स या स्ट्रक्चर को एनालाइज करना चाहता था। फंक्शनलिज्म पूछता था कि माइंड और बिहेवियर का फंक्शन क्या है और वे एनवायरनमेंट के साथ अडेप्टेशन में कैसे मदद करते हैं। एग्जाम में केवल नेम्स लिखना काफी नहीं,
दोनों अप्रोचेस का फोकस और एक कॉन्ट्रास्ट जरूर लिखना। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी अर्ली 20th सेंचुरी में जर्मनी में स्ट्रक्चरलिज्म की रिएक्शन के रूप में उभरी। इसका फोकस परसेप्चुअल एक्सपीरियंसेस के ऑर्गेनाइजेशन पर था। गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि एक्सपीरियंस केवल अलग अलग कंपोनेंट्स का सम नहीं है। फ्लैशिंग बल्ब से हमें मूविंग लाइट दिख सकती है और स्टिल इमेजेस की रैपिड सीरीज से मूवी में मूवमेंट का एक्सपीरियंस होता है। इसलिए गेस्टाल्ट का की आइडिया है होलिस्टिक एक्सपीरियंस, यानी होल अपने पार्ट्स के सिंपल सम से अधिक हो सकता है। इसे परसेप्शन से कनेक्ट करो। हमें केवल अलग अलग लाइट इनपुट्स नहीं मिलते, माइंड उन्हें ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न में एक्सपीरियंस करता है। यही रीजन है कि गेस्टाल्ट साइकोलॉजी को परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन और होलनेस से एसोसिएट किया जाता है। अगर किसी कॉन्सेप्ट पर एग्जैक्ट डाउट अटक जाए, एडजी में उसे सोक्रेटिक क्वेश्चंस के साथ ब्रेक कर सकते हो। जैसे पूछो, गेस्टाल्ट होल और पार्ट्स में क्या डिफरेंस है, फिर खुद एग्जाम्पल एक्सप्लेन करो। इस तरह एक्टिव रिकॉल और टीचिंग अ फ्रेंड वाली प्रैक्टिस साथ में होती है और रिवीजन केवल डेफिनेशंस पढ़ने तक लिमिटेड नहीं रहती। अब बिहेवियरिज्म। जॉन वॉटसन ने माइंड और कॉन्शियसनेस को साइकोलॉजी के सब्जेक्ट मैटर के रूप में रिजेक्ट किया क्योंकि वे डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल और वेरीफाइबल नहीं थे। उन्होंने साइकोलॉजी को स्टिमुलाई के रिस्पॉन्सेज यानी बिहेवियर के स्टडी के रूप में एम्फसाइज किया। स्किनर ने बिहेवियरिज्म को आगे डेवलप किया और कई सिचुएशंस में अप्लाई किया। बिहेवियरिज्म का एग्जाम कीवर्ड है ऑब्जर्वेबल एंड वेरीफाइबल बिहेवियर। वॉटसन इंट्रोस्पेक्शन को सब्जेक्टिव मानते थे क्योंकि दूसरे ऑब्जर्वर रिपोर्ट को वेरीफाई नहीं कर सकता था। इस अप्रोच ने एम्पेरिकल एविडेंस और मेजरेबल रिस्पॉन्सेज पर जोर दिया। लेकिन साइकोलॉजी का हिस्ट्री एक सिंगल विनर की स्टोरी नहीं है। अलग अप्रोचेस ने ह्यूमन फंक्शनिंग के अलग एस्पेक्ट्स पर लाइट डाली। सिगमंड फ्रॉइड ने साइकोएनालिसिस के थ्रू ह्यूमन बिहेवियर को अनकॉन्शियस डिजायर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स की डायनामिक मैनिफेस्टेशन माना। ह्यूमैनिस्टिक पर्सपेक्टिव ने इससे अलग ह्यूमन नेचर का मोर पॉजिटिव व्यू दिया। कार्ल रॉजर्स और एब्राहम मैस्लो जैसे ह्यूमैनिस्ट्स ने फ्री विल, ग्रोथ और इनर पोटेंशियल को एम्फसाइज किया। दोनों पर्सपेक्टिव्स को कंपेयर करते समय मोटिवेशन का फोकस जरूर मेंशन करना। कॉग्निटिव साइकोलॉजी ने नॉलेज एक्विजिशन और थॉट ऑर्गेनाइजेशन को सेंट्रल बनाया। कॉग्निशन का अर्थ माइंड है। इसमें थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, परसीविंग, मेमोराइजिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे प्रोसेसेस आते हैं। कुछ कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट माइंड को इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम की तरह देखते हैं, जो इंफॉर्मेशन रिसीव, प्रोसेस, ट्रांसफॉर्म, स्टोर और रिट्रीव करता है। कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव में कंस्ट्रक्टिविज्म भी इम्पॉर्टेंट है। मॉडर्न कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अनुसार ह्यूमन बींग्स फिजिकल और सोशल वर्ल्ड को एक्सप्लोर करके एक्टिवली अपने माइंड्स कंस्ट्रक्ट करते हैं। पियाजे में चिल्ड्रन अपने माइंड्स एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं। वाइगोत्स्की ने सोशल और कल्चरल इंटरैक्शन को ज्यादा सेंट्रल माना, जहां माइंड अडल्ट्स और चिल्ड्रन की जॉइंट इंटरैक्शन से कल्चरली कंस्ट्रक्टेड होता है। अब इवोल्यूशन का मिनी रीकैप। वुंट और स्ट्रक्चरलिज्म ने माइंड की स्ट्रक्चर और कॉन्शियस एक्सपीरियंस पर फोकस किया। जेम्स और फंक्शनलिज्म ने माइंड के फंक्शंस और एडेप्टेशन पर। गेस्टाल्ट में होल परसेप्चुअल एक्सपीरियंस पर। वॉटसन और स्किनर ने ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पर। फ्रॉइड ने अनकॉन्शियस डिजायर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स पर। ह्यूमनिस्ट ने ग्रोथ और पोटेंशियल पर। कॉग्निटिव साइकोलॉजी ने नोइंग और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग पर। एक सेकंड, क्या इन अप्रोचेस को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव समझना चाहिए? चैप्टर का आंसर है नहीं। हर अप्रोच की स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस हैं और हर एक साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस की कॉम्प्लेक्सिटी पर अलग इंसाइट देती है। मॉडर्न साइकोलॉजी मल्टीवोकल है, यानी इसमें कई वॉइसेस और पर्सपेक्टिव्स हैं। गुड आंसर में अप्रोचेस को रिजिड बॉक्सेस की तरह नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री व्यू पॉइंट्स की तरह लिखना। अब इंडिया में साइकोलॉजी का डेवलपमेंट। इंडियन फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन में कॉन्शियसनेस, सेल्फ, माइंड बॉडी रिलेशन, कॉग्निशन, परसेप्शन, इल्यूजन, अटेंशन और रीजनिंग जैसे थीम्स पर रिच रिफ्लेक्शन मिलता है। फिर भी मॉडर्न साइकोलॉजी इन इंडिया का डेवलपमेंट लार्जली वेस्टर्न साइकोलॉजी से इन्फ्लुएंस्ड रहा। चैप्टर इस हिस्ट्री को एक्सेप्ट करता है और साथ ही कल्चरली रेलेवेंट साइकोलॉजी की नीड भी दिखाता है। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का इंडियन बिगनिंग कलकत्ता यूनिवर्सिटी से जुड़ा है।
फर्स्ट साइकोलॉजी लैबोरेटरी 1915 में एस्टैब्लिश हुई और फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी 1916 में शुरू हुआ। डॉक्टर एन सेनगुप्ता एक्सपेरिमेंटल ट्रेडिशन से जुड़े थे, जबकि प्रोफेसर जी बोस ने फ्रॉइडियन साइकोएनालिसिस में योगदान दिया और इंडियन साइकोएनालिटिकल एसोसिएशन एस्टैब्लिश की। इन पॉइंट्स को टाइमलाइन में व्यवस्थित करके पढ़ो। इंडिया में साइकोलॉजी की आइडेंटिटी फेजेस में डेवलप हुई। इंडिपेंडेंस तक एक्सपेरिमेंटल, साइको एनालिटिक और साइकोलॉजिकल टेस्टिंग रिसर्च पर एम्फेसिस था। उसके बाद साइकोलॉजी अलग अलग ब्रांचेस में एक्सपैंड हुई और इंडियन सिचुएशन को वेस्टर्न आइडियाज से समझने की कोशिश हुई। पोस्ट 1960s में प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च बढ़ी और लेट 1970s में इंडिजनाइजेशन तथा कल्चरली रेलेवेंट फ्रेमवर्क्स पर जोर आया। इंडिजिनाइजेशन का मतलब सिंपली वेस्टर्न साइकोलॉजी को रिजेक्ट करना नहीं है। इसका मेन आइडिया है कि साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स इंडियन सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के लिए रेलेवेंट हो। ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज सिस्टम्स और कंटेम्प्रेरी रिसर्च के बीच मीनिंगफुल कनेक्शंस खोजे जाएं। आज साइकोलॉजी इंडिया में हेल्थ केयर, एजुकेशन, कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशंस, स्पोर्ट्स, डेवलपमेंट सेक्टर और आईटी इंडस्ट्री जैसे एरियाज में अप्लाई हो रही है। इंडिया डेवलपमेंट पर आंसर लिखते समय 3 लेयर्स रखो: फिलोसॉफिकल हेरिटेज, मॉडर्न इंस्टीट्यूशनल बिगिनिंग और कॉन्टेक्सचुअल तथा इंडिजिनस डेवलपमेंट। डेट्स अगर पूछी जाए तो 1915 लेबोरेटरी और 1916 डिपार्टमेंट याद रखो, लेकिन केवल डेट्स की लिस्ट मत बनाना। हर डेट के साथ उसका सिग्निफिकेंस लिखो, तभी आंसर कनेक्टेड और मीनिंगफुल लगेगा। अब ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। ब्रांच का मतलब साइकोलॉजी का अलग स्पेशलाइज्ड एरिया है, जिसमें स्पेसिफिक क्वेश्चंस, थियरीज और मेथड्स होते हैं। कॉग्निटिव साइकोलॉजी अटेंशन, परसेप्शन, मेमोरी, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग और लैंग्वेज जैसे प्रोसेसेस स्टडी करती है। यह लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स के साथ नेचुरल सेटिंग्स में इकोलॉजिकल अप्रोच भी यूज कर सकती है। बायोलॉजिकल साइकोलॉजी बिहेवियर और फिजिकल सिस्टम के रिलेशनशिप पर फोकस करती है। इसमें ब्रेन, नर्वस सिस्टम, इम्यून सिस्टम और जेनेटिक्स रिलेवेंट है। न्यूरोसाइकोलॉजी में साइकोलॉजिस्ट्स और न्यूरोसाइंटिस्ट्स मिलकर ब्रेन और मेंटल फंक्शंस का रिलेशन स्टडी करते हैं। ईईजी, पीईटी और एफएमआरआई जैसी टेक्नोलॉजीज ब्रेन प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती हैं। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी पूछती है हम व्हाट वी आर कैसे बनते हैं। ये कंसेप्शन से ओल्ड एज तक फिजिकल, सोशल और साइकोलॉजिकल चेंजेस को लाइफ स्पैन के अक्रॉस स्टडी करती है। इसमें बायोलॉजिकल, सोशियो कल्चरल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स इंटेलिजेंस, कॉग्निशन, इमोशन, टेम्परामेंट, मोरालिटी और सोशल रिलेशनशिप्स को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, यह देखा जाता है। सोशल साइकोलॉजी सोशल एनवायरनमेंट के इफेक्ट्स पर फोकस करती है। इसके टॉपिक्स में एटीट्यूड्स, कन्फॉर्मिटी, ओबीडियंस टू अथॉरिटी, इंटरपर्सनल अट्रैक्शन, हेल्पफुल बिहेवियर, प्रेजुडिस, एग्रेशन, सोशल मोटिवेशन और इंटरग्रुप रिलेशंस आते हैं। क्रॉस कल्चरल और कल्चरल साइकोलॉजी ये देखती है कि कल्चर बिहेवियर, थॉट और इमोशन को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। बिहेवियर को कॉन्टेक्स्ट से हटाकर समझना रिस्की हो सकता है। एनवायरमेंटल साइकोलॉजी फिजिकल एनवायरनमेंट और बिहेवियर की इंटरैक्शन स्टडी करती है। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, पोल्यूशन, नेचुरल डिजास्टर्स और वर्कप्लेस अरेंजमेंट ह्यूमन हेल्थ, इमोशनल स्टेट और इंटरपर्सनल रिलेशन से जुड़ सकते हैं। हेल्थ साइकोलॉजी स्ट्रेस और एंजाइटी जैसे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का इलनेस, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, कोपिंग और पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप से रिलेशन देखती है। क्लिनिकल और काउंसलिंग साइकोलॉजी को केयरफुली डिस्टिंग्विश करो। क्लिनिकल साइकोलॉजी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के कॉजेस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन से डील करती है। काउंसलिंग एवरीडे फंक्शनिंग, डेली प्रॉब्लम्स और चैलेंजिंग सिचुएशन से कोप करने में हेल्प करती है। साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट भी सेम नहीं है। साइकाइट्रिस्ट मेडिकल डिग्री और स्पेशलाइज्ड मेडिकल ट्रेनिंग वाला प्रोफेशनल होता है और मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कर सकता है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट साइकोलॉजी डिग्री और डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट की इंटेंसिव ट्रेनिंग रखता है, लेकिन चैप्टर के अनुसार साइकाइट्रिस्ट की तरह मेडिकेशन या इलेक्ट्रोशॉक ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता। इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी वर्क प्लेस बिहेवियर, एम्प्लॉय ट्रेनिंग, वर्क कंडीशंस और सेक्शन क्राइटेरिया से जुड़ी है। एजुकेशनल साइकोलॉजी लर्निंग, इंस्ट्रक्शनल मेथड्स, काउंसलिंग और लर्निंग प्रॉब्लम्स पर फोकस करती है।
स्कूल साइकोलॉजी चिल्ड्रन के इंटेलेक्चुअल, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स डिजाइन करती है, इंक्लूडिंग स्पेशल नीड्स वाले चिल्ड्रन। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी मोटिवेशन एनहांस करके स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस इंप्रूव करने की कोशिश करती है। इसके अलावा एविएशन, स्पेस, मिलिट्री, फॉरेंसिक, रूरल, इंजीनियरिंग, मैनेजरियल, कम्युनिटी, साइकोलॉजी ऑफ विमेन और पॉलिटिकल साइकोलॉजी जैसे इमर्जिंग एरियाज भी हैं। ब्रांच पहचानने का एक्टिव रिकॉल खेलो। अगर क्वेश्चन मेमोरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग का है, कॉग्निटिव। अगर लाइफ स्पैन चेंज का है, डेवलपमेंटल। वर्क प्लेस ट्रेनिंग का है, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल। स्ट्रेस और इलनेस का है, हेल्थ। कोर्ट, विटनेस और क्राइम का है, लॉ और क्रिमिनोलॉजी से कनेक्टेड साइकोलॉजिकल वर्क। सही ब्रांच चुनकर उसका फोकस एक्सप्लेन करना, केवल नेम लिखना नहीं। साइकोलॉजी इंटरसेक्शन पर स्थित डिसिप्लिन है। ब्रेन और बिहेवियर स्टडी करते समय ये न्यूरोलॉजी, फिजियोलॉजी, बायोलॉजी, मेडिसिन और कंप्यूटर साइंस से कनेक्ट होती हैं। सोशियो कल्चरल बिहेवियर समझने में एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स रेलेवेंट हैं। लिटरेचर, आर्ट और म्यूजिक में क्रिएटिव प्रोसेसेस और इमोशंस समझने के लिए साइकोलॉजी यूजफुल हो सकती है। मेडिसिन और साइकोलॉजी का कनेक्शन हेल्थ से दिखता है। हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड के रिलेशन को समझते हुए हॉस्पिटल साइकोलॉजिस्ट की सर्विसेज यूज करते हैं। कैंसर, एड्स, फिजिकल चैलेंजेस, इंटेंसिव केयर और पोस्ट ऑपरेटिव केयर में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग हेल्पफुल हो सकती है। डॉक्टर्स को पेशेंट की फिजिकल के साथ साइकोलॉजिकल वेलबींग भी कंसिडर करनी पड़ती है। इकोनॉमिक्स साइकोलॉजी से कंज्यूमर बिहेवियर, सेविंग बिहेवियर और डिसीजन मेकिंग समझने में लाभ लेती है। पॉलिटिकल साइंस पावर, अथॉरिटी, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और वोटिंग बिहेवियर जैसे इश्यूज में साइकोलॉजिकल नॉलेज यूज करती है। सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी सोशलाइजेशन, ग्रुप बिहेवियर और इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट को अलग लेकिन कनेक्टेड लेवल्स पर एक्सप्लेन करती हैं। साइकोलॉजी का कंट्रीब्यूशन वन वे नहीं, टू वे एक्सचेंज है। कंप्यूटर साइंस ह्यूमन माइंड की इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को मॉडल करने की कोशिश करती है। मेमोरी, सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग और पैरेलल प्रोसेसिंग जैसे आइडियाज कॉग्निटिव साइंस से जुड़ते हैं। लॉ और क्रिमिनोलॉजी में विटनेस मेमोरी, गिल्ट, फॉल्सहुड, रिस्पॉन्सिबिलिटी और पनिशमेंट से जुड़े क्वेश्चंस में साइकोलॉजी रेलेवेंट होती है। मास कम्युनिकेशन एटीट्यूड्स, इमोशंस और चिल्ड्रन के बिहेवियर पर मीडिया इन्फ्लुएंस को स्टडी करती है। म्यूजिक और साइकोलॉजी इमोशंस तथा वर्क परफॉर्मेंस से कनेक्ट होते हैं। म्यूजिक थेरेपी के क्लेम्स का चैप्टर रिस्पॉन्सिबल ट्रीटमेंट करता है और कहता है कि इसकी एफिकेसी अभी प्रूव होना बाकी है। आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग में ह्यूमन हैबिट्स, सेफ्टी, मेंटल स्पेस, फिजिकल स्पेस और डिस्प्लेस डिजाइन करने के लिए साइकोलॉजिकल नॉलेज यूजफुल है। एग्जाम में इंटरडिसिप्लिनरी आंसर के लिए 2 क्लियर एग्जाम्पल्स पर्याप्त हो सकते हैं। अब पॉपुलर नोशंस की तरफ चलते हैं। एवरीडे लाइफ में हम सब इनफॉर्मल साइकोलॉजिस्ट बन जाते हैं और दूसरों के बिहेवियर के क्विक एक्सप्लेनेशंस देते हैं। लेकिन कॉमन सेंस हमेशा साइंटिफिकली ट्रू नहीं होती। हाइंडसाइट में एक्सप्लेनेशन बिहेवियर के बाद बनाई जाती है। साइकोलॉजी पैटर्न्स और एविडेंस खोजती है ताकि बिहेवियर को प्रेडिक्ट और एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा सके। चैप्टर 2 ऑपोजिट सेइंग्स देता है, आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड और डिस्टेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फंडर। फ्रेंड दूर जाने के बाद क्या होगा, ये सिचुएशन पर डिपेंड कर सकता है। अगर नया फ्रेंड मिल जाए तो पहला सेइंग यूज होगा और अगर पुराना फ्रेंड याद आता रहे तो दूसरा। दोनों एक्सप्लेनेशंस बिहेवियर के बाद दी जा रही हैं, इसलिए हाइंडसाइट का एग्जाम्पल है। ड्वेक का स्टडी कॉमन सेंस को चैलेंज करता है। एक ग्रुप को केवल इजी मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स दी गईं, दूसरे ग्रुप को इजी और डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स का मिक्स मिला। डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स पर फेलियर होने पर उन्हें एफर्ट की कमी बताकर ट्राई करते रहने के लिए एनकरेज किया गया। बाद में इजी सक्सेस वाले स्टूडेंट्स फेलियर पर जल्दी गिव अप कर गए, जबकि सक्सेस और फेलियर दोनों एक्सपीरियंस करने वाला ग्रुप ज्यादा परसिस्टेंट रहा। ये स्टडी आंसर में कैसे यूज करनी है? पहले कॉमन बिलीफ लिखो, यानी इजी प्रॉब्लम से कॉन्फिडेंस बनेगा। फिर रिसर्च फाइंडिंग लिखो, यानी एफर्ट को फेलियर का रीजन मानकर परसिस्टेंस एनकरेज करने से स्टूडेंट्स डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स के सामने ज्यादा टिके। फिर कंक्लूजन दो कि साइकोलॉजिकल रिसर्च कॉमन सेंस से अलग रिजल्ट दिखा सकती है। एविडेंस बेस्ड कंक्लूजन, यही एग्जाम पॉइंट है। चैप्टर जेंडर,
इंटेलिजेंस और एक्सीडेंट्स जैसे पॉपुलर बिलीफ्स को भी चैलेंज करता है। एम्पेरिकल स्टडीज ने ऐसे अजम्पशंस को सपोर्ट नहीं किया। परफॉर्मेंस एंजाइटी के बारे में भी कॉमन सेंस कह सकती है कि ऑडियंस के सामने बेस्ट परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल है, जबकि प्रैक्टिस अच्छी हो तो प्रेजेंस ऑफ अदर्स परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकती है। इसलिए फेमिलियर स्टेटमेंट को फैक्ट मानने से पहले एविडेंस देखो। साइकोलॉजिस्ट को एस्ट्रोलॉजर्स, तांत्रिक्स और पाम रीडर्स से डिस्टिंग्विश करना भी चैप्टर का पॉइंट है। साइकोलॉजी प्रोपोजिशंस को सिस्टमैटिकली एग्जामिन करती है, डेटा कलेक्ट करती है और प्रिंसिपल्स डेवलप करने की कोशिश करती है। इसका मतलब ये नहीं कि साइकोलॉजी हर बिहेवियर की परफेक्ट प्रिडिक्शन कर देती है। इसका मतलब है कि एक्सप्लेनेशन, एविडेंस, मेथड और सिस्टमैटिक वेरिफिकेशन पर बेस्ड होती है। अब डेली लाइफ एप्लीकेशन, साइकोलॉजी, पर्सनल स्ट्रगल्स, फैमिली कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स, एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरनमेंट, सोशल जस्टिस और इंटर ग्रुप रिलेशंस जैसे एरियाज में यूजफुल है। ये प्रॉब्लम्स को समझने और इंटरवेंशंस डिजाइन करने में हेल्प करती है। साइकोलॉजिस्ट, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इंडस्ट्रीज, प्रिजन्स, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स और प्राइवेट प्रैक्टिस जैसे सेटिंग्स में काम करते हैं। साइकोलॉजी पर्सनल सेल्फ अंडरस्टैंडिंग में भी इंपॉर्टेंट है। कभी हम अपने बारे में बहुत हाई ओपिनियन रखते हैं और कॉन्ट्रडिक्टरी फीडबैक रिजेक्ट कर देते हैं। इसे डिफेंसिव बिहेवियर कहा जा सकता है। कभी हम खुद को लगातार नीचे रखते हैं। दोनों एक्सट्रीम्स ग्रोथ को रोकते हैं। बैलेंस्ड और पॉजिटिव सेल्फ अंडरस्टैंडिंग स्टडी हैबिट्स, लर्निंग, मेमोरी, डिसीजंस और स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्प कर सकती है। एक क्विक एप्लीकेशन सोचो। अगर एग्जाम से पहले स्ट्रेस हो रहा है, साइकोलॉजी तुम्हें कोई मैजिक प्रॉमिस नहीं देती, लेकिन मेंटल प्रोसेसेस, बिहेवियर, सेल्फ अवेयरनेस और डिसीजन मेकिंग को समझकर तुम अपने स्टडी हैबिट्स और रिस्पॉन्सेज एनालाइज कर सकते हो। यही चैप्टर का प्रैक्टिकल स्पिरिट है। नॉलेज को अपने और दूसरों के अंडरस्टैंडिंग में रिस्पॉन्सिबली अप्लाई करना। अब हम फाइनल रिवीजन जोन में एंटर कर रहे हैं। सबसे पहले डेफिनेशन बोलो। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। ये बायोलॉजिकल और सोशल साइंस मेथड से डेटा सिस्टमैटिकली कलेक्ट करती हैं। अगर तुम डेफिनेशन के बाद 3 कंपोनेंट्स को सेपरेटली एक्सप्लेन कर दो, आंसर ज़्यादा कंप्लीट और कंसेप्चुअली स्ट्रांग बनेगा। अब 3 कंपोनेंट्स टेस्ट करते हैं। मेंटल प्रोसेसेस में थिंकिंग, रिमेंबरिंग, लर्निंग, नोइंग, परसीविंग और फीलिंग जैसे इंटरनल एक्टिविटीज। एक्सपीरियंसेस सब्जेक्टिव और कॉन्शियसनेस में एम्बेडेड होते हैं। बिहेवियर एक्शंस या रिस्पॉन्सेज हैं जो ओवर्ट या कोवर्ट हो सकते हैं। स्टिमुलस इंटरनल या एक्सटर्नल हो सकता है और रिस्पॉन्स भी इंटरनल या एक्सटर्नल हो सकता है। कॉमन मिस्टेक, माइंड को ब्रेन का एग्जैक्ट सिनोनिम मत लिखना। ब्रेन फिजिकल सिस्टम है, माइंड की फिक्स्ड फिजिकल लोकेशन नहीं होती। ब्रेन एक्टिविटी मेंटल फंक्शनिंग के क्लूज देती है, लेकिन न्यूरल एक्टिविटी और मेंटल प्रोसेस आइडेंटिकल नहीं है। दूसरी मिस्टेक, बिहेवियर को केवल विजिबल एक्शन मानना। कोवर्ट इंटरनल एक्टिविटीज भी बिहेवियर के ब्रॉडर स्टडी में आ सकती हैं। मेजर अप्रोचेस का मेमोरी चेन बनाओ। वुंट और स्ट्रक्चरलिज्म, माइंड की स्ट्रक्चर। विलियम जेम्स और फंक्शनलिज्म, माइंड का फंक्शन। गेस्टाल्ट, होल परसेप्चुअल एक्सपीरियंस। वॉटसन और स्किनर, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। फ्रॉइड, अनकॉन्शियस डिजायर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स। ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच, फ्री विल और ग्रोथ। कॉग्निटिव अप्रोच, नोइंग, थिंकिंग और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। नेचुरल और सोशल साइंस का कॉन्ट्रास्ट भी रिवाइज करो। नेचुरल स्ट्रीम बायोलॉजिकल कॉजेस, सिस्टमैटिक डेटा, कंट्रोल्ड कंडीशंस और कॉज इफेक्ट प्रेडिक्शन पर एम्फेसिस करती है। सोशल स्ट्रीम इंडिविजुअल को सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में देखती है और मल्टीपल कॉजेज मानती है। बेस्ट आंसर में साइकोलॉजी को केवल नेचुरल या केवल सोशल कहकर स्टॉप मत करना, दोनों पैरेलल स्ट्रीम्स एक्सप्लेन करना। ब्रांचेस के लिए एक सेल्फ टेस्ट। कॉग्निटिव किसे स्टडी करेगी? अटेंशन, मेमोरी, रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। डेवलपमेंटल, कंसेप्शन से ओल्ड एज तक चेंजेस। सोशल, पीपल और सोशल एनवायरनमेंट का रिलेशन। हेल्थ, स्ट्रेस, कोपिंग और इलनेस। एजुकेशनल, लर्निंग और इंस्ट्रक्शनल मेथड्स। स्पोर्ट्स, मोटिवेशन और परफॉर्मेंस। क्लिनिकल और काउंसलिंग,
डिसऑर्डर्स या एवरीडे कोपिंग से जुड़े कंसर्न्स। इंडिया वाले आंसर में फिलोसॉफिकल हेरिटेज, कलकत्ता यूनिवर्सिटी की लैबोरेटरी इन 1915, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन 1916, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च और इंडिजनाइजेशन के पॉइंट्स कनेक्ट करो। इंटरडिसिप्लिनरी आंसर में मेडिसिन, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, लॉ, कंप्यूटर साइंस, मास कम्युनिकेशन, म्यूजिक या आर्किटेक्चर में से 2 या 3 एग्जाम्पल्स लेकर रिलेशन एक्सप्लेन करो। रिव्यू क्वेश्चंस जैसे बिहेवियर की डेफिनेशन, ओवर्ट और कोवर्ट एग्जाम्पल्स, साइंटिफिक साइकोलॉजी और पॉपुलर नोशंस का डिफरेंस, एवोल्यूशन का ब्रीफ अकाउंट, साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट का डिस्टिंक्शन, इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन और एवरीडे एप्लीकेशंस। इन पर आंसर प्रैक्टिस करो। हर आंसर में डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, चैप्टर बेस्ड एग्जाम्पल और शॉर्ट कंक्लूजन का स्ट्रक्चर यूज करोगे तो राइटिंग ऑर्गेनाइज्ड रहेगी। एक फाइनल एक्टिव रिकॉल चैलेंज, बिना नोट्स देखे बताओ, साइकोलॉजी पॉपुलर नोशन से कैसे अलग है, गेस्टाल्ट का सेंट्रल आइडिया क्या है, कॉग्निटिव अप्रोच किस प्रोसेस को सेंट्रल रखती है, और साइकोलॉजी डेली लाइफ में सेल्फ अवेयरनेस तथा इंटरपर्सनल रिलेशंस को कैसे इंप्रूव कर सकती है। पहले अपने आंसर्स बोलो, फिर नोट्स से कीवर्ड्स चेक करो। चलो पूरे चैप्टर को एक कॉम्पैक्ट पिक्चर में रख दें। साइकोलॉजी मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस और बिहेवियर का साइंटिफिक स्टडी है। डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में ये नेचुरल साइंस और सोशल साइंस दोनों से मेथड्स लेती है। इसका हिस्ट्री सोल और माइंड की फिलोसॉफिकल कंसर्न से मॉडर्न साइंटिफिक डिसिप्लिन तक आया। और इसमें स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, गेस्टाल्ट, बिहेवियरिज्म, साइको एनालिसिस, ह्यूमैनिस्टिक और कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव शामिल हैं। आज का कॉमन मिस्टेक फिर याद रखो, साइकोलॉजी को माइंड रीडिंग या केवल विजिबल बिहेवियर का स्टडी मत लिखना। अगला कॉन्क्रीट स्टेप है, नोटबुक में 2 आंसर्स लिखो। पहला, व्हाट इज साइकोलॉजी पर डेफिनेशन और 3 कंपोनेंट्स के साथ। दूसरा, साइकोलॉजी एज नेचुरल साइंस और सोशल साइंस का कंपैरिजन। फिर हर आंसर में कम से कम एक चैप्टर बेस्ड एग्जाम्पल जोड़ो। और अगर तुम्हें टेस्ट करना हो कि कॉन्सेप्ट सच में समझ आया या नहीं, एड में खुद से क्वेश्चंस पूछो, आंसर बोलकर एक्टिव रिकॉल करो और किसी फ्रेंड को एक ब्रांच या अप्रोच टीच करो। टीचिंग के दौरान जहां एक्सप्लेनेशन अटकती है, वही तुम्हारा रियल डाउट है। उसे कामली सॉल्व करना ही कॉन्सेप्ट मास्टरी की शुरुआत है। बहुत बढ़िया रिवीजन। साइकोलॉजी हमें केवल एग्जाम आंसर्स नहीं देती, ये अपने थॉट्स, एक्सपीरियंसेस, बिहेवियर और दूसरों के कॉन्टेक्स्ट को ज्यादा केयरफुली समझने की हैबिट भी देती है। नोट्स रिवाइज करो, आंसर्स लिखो और कॉमन सेंस को एविडेंस से चेक करना मत भूलो। एडजी के साथ सीखते रहो और अगली रिवीजन में फिर मिलते हैं।